हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको पॉलिनोमियल्स में इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि यदि किसी का रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो k की वैल्यू क्या होगी, यदि किसी के रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो क्या होगा, यदि किसी के रूट्स रियल नहीं हैं देन इंडेट उस केस में हम क्या करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको एक ही बात बताई है कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म से उसको कंपेयर कराएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कराते हैं। देखिए, एक सवाल मैं आपको इस तरह का और करा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन पड़ता है, इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा अजीब है, इसलिए आप एक बार फिर से समझ लें कि नंबर लाइन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। कंपेयर कराएंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू 5k हो गया और c इक्वल टू 16 हो गया। अब देखिए कंडीशन कैसे लगाएंगे। कंडीशन के लिए आपको यहां पर साफ साफ लिखा गया है, मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूं, नो रियल रूट्स। मैंने आपको हमेशा बताया है इस केस में हम d को क्या करते हैं, लेस देन 0 करते हैं। तो पहले आप लैंग्वेज लिखेंगे कि इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो उस केस में आप सभी को पता है कि d यानी डिस्क्रिमिनेंट को हमें क्या करना है, लेस देन 0 करना है। d की वैल्यू क्या होती है, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। वैल्यू सभी आपके सामने है, पुट करते हैं। b की वैल्यू है 5k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 लेस देन 0। ये हो गया आपका, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, 5k का स्क्वायर ये माइनस, आप देखिए 4 इंटू 16 क्या होता है, 64। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 8 का स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि आपने ऐसे क्यों लिखा, आपने इसका होल स्क्वायर क्यों नहीं किया। देखिए, यहां पर हमारे पास सीधे सीधे एक फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला है, बहुत जाना पहचाना सा फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा आपने काम में लिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखिए, फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब समझें आप, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में फैक्टर कर रहे हैं हम इसके इस वाले के। तो ये हो गया 5k प्लस 8, 5k माइनस 8 और लेस देन 0। अब आगे आप समझें आगे क्या करना है। देखिए, मैंने आपको आगे बताया था कि हम ईच फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे और वहां से k की वैल्यू निकालेंगे। आप समझना, यदि मैं इसको 0 करता हूं तो k की वैल्यू क्या आती है, माइनस का 8/5 आती है, और यदि मैं इसको 0 करता हूं तो k की वैल्यू क्या आती है, प्लस का 8/5 आती है। वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं इक्वल टू 0 करके। अब इसको आपको नंबर लाइन पर जमाना है, फिक्स मेथड है। यहां माइनस इनफाइनाइट होता है, यहां प्लस इनफाइनाइट होता है, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। तो आप देखें, यहां आएगा माइनस 8/5 प्लस 8/5। अब आप तरीका सुनिए, हर सवाल में इस तरह के जो भी क्वेश्चन है उनमें यही तरीका आपको फॉलो करना है। मैंने क्या कहा था लास्ट क्लास में, आपको बताया था कि राइट हैंड साइड में, यानी जो राइट मोस्ट कॉर्नर है, जो सबसे इधर वाला कॉर्नर है, इसमें हमेशा कौन सा निशान लगाना है, प्लस का। देन अल्टरनेट साइन चेंज करेंगे बीच में, यहां प्लस, इसको भले आप ना लिखें क्योंकि ऑलरेडी प्लस है, ये माइनस और ये प्लस, इस तरह से आप साइन लिख सकते हैं। अब आप समझे आपको आंसर किसका देना है, आंसर देना है हमें लेस देन 0 का। इससे डिसाइड होगा कि हम रीजन कौन सा सेलेक्ट करेंगे। देखिए, आप अपने दिमाग में एक बात बिठा लें कि ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव रीजन और लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव रीजन। अब लेस देन 0 है तो आप सोचिए नेगेटिव रीजन कहां है। ये रहा, देखिए नेगेटिव रीजन कि माइनस 8/5 से तो ज्यादा है और 8/5 से कम है, यानी इसके बीच में ही आपका आंसर होगा। अब लिखें कैसे इसको, लैंग्वेज में आंसर देना है, कैसे लिखेंगे, लिखना सीखें। जब भी हम किसी नंबर के राइट साइड में जाते हैं, ये आपने बचपन में ही सीख लिया होगा जब आप 6th 7th 8th क्लास में थे, कि किसी भी नंबर के राइट साइड में मूव करने पर हम उससे बड़े नंबर की ओर जाते हैं या उससे ग्रेटर नंबर की ओर जाते हैं, और जब हम किसी नंबर से लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो हम छोटे नंबर की ओर मूव करते हैं, उससे लेसर नंबर की ओर मूव करते हैं। तो बस यही कंसेप्ट आपको यहां फॉलो करना है। हम माइनस 8/5 से राइट की ओर जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, k इज ग्रेटर देन माइनस 8/5, और
8/5 से हम लेफ्ट की ओर आ रहे हैं। लेफ्ट देखो, याद करने का मैंने तरीका भी बना रखा है, थोड़ी ट्रिक भी बना रखी है कि L लेफ्ट में आता है L, और L से ही होता है लेसर, यानी L फॉर हमारा यहां पर क्या हो गया, लेसर यानी कि छोटा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। यदि किसी बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आता कि राइट साइड में चलने पर ग्रेटर नंबर मिलेगा या लेफ्ट साइड चलने पर, तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है, हमेशा लेफ्ट साइड चलने पर ही लेसर नंबर मिलता है, L फॉर लेसर। अब समझा, हम 8/5 से लेफ्ट में आए हैं तो क्या लिखेंगे, K लेस देन 8/5। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा कि K की जो वैल्यू होगी वो माइनस के 8/5 से तो ज्यादा होगी और प्लस के 8/5 से कम होगी। दोबारा समझ लें एक बार, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन थोड़े टफ पड़ते हैं। एक बार दोबारा समझा रहा हूं। देखिए लैंग्वेज क्या कह रही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K सो दैट इक्वेशन x² प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। बहुत ढंग से सुनना, साफ साफ कह रहा है कि रियल रूट नहीं है। रियल रूट नहीं है, इस बात का क्या मतलब है, हमें डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 करना है। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट पर बढ़ने से पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर कराया, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 5k आ गई, c की वैल्यू 16 आ गई। इसके नो रियल रूट्स हैं, इसका मतलब d लेस देन 0। d की जगह लिख लिया b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर ली हमने इसमें, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फैक्टर हो गए लेस देन 0। हमेशा फैक्टर को, ईच फैक्टर को इक्वल टू 0 करना है। यदि आप 5k प्लस 8 को 0 करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 8/5 आएगी। और यदि आप 5k माइनस 8 को इक्वल टू 0 करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 8/5 आएगी। नंबर लाइन पर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जमाते हैं, मतलब पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या। अब साइन सिस्टम आप समझ लें अच्छे से, ये हर सवाल में फिक्स है कि जो इसका राइट मोस्ट कॉर्नर है वहां हमेशा प्लस निशान, यहां माइनस और यहां प्लस। इस मेथड को नंबर लाइन मेथड के नाम से जाना जाता है। मैं लिख देता हूं, भले इसकी विशेष कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एग्जाम में कभी पूछते नहीं है। अब हमें देखना है कि साइन कौन सा है। आप सवाल में देखिए, नो रियल रूट्स की वजह से साइन कौन सा था, लेस देन का था। जब भी लेस देन 0 का साइन आए आप नेगेटिव रीजन सेलेक्ट करेंगे, और जब भी ग्रेटर देन 0 का साइन आए आप पॉजिटिव रीजन सेलेक्ट करेंगे। चूंकि मेरे पास यहाँ लेस देन 0 था इसलिए मैंने नेगेटिव रीजन सेलेक्ट किया। नेगेटिव आप देखें कहां से कहां तक है, माइनस के 8/5 से प्लस के 8/5 तक है। लेकिन अब बात आती है कि इसको लैंग्वेज में आंसर कैसे दें, तो आप समझें हमने मूव कैसे कर रहे हैं कि माइनस 8/5 के तो हम कहां चल रहे हैं, राइट में, तभी आंसर मिलेगा। और 8/5 के कहां आएंगे, लेफ्ट में, तभी आपको वैल्यू मिलेगी। तो जो वैल्यू राइट में जाते हैं उसको क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन। तो k इज ग्रेटर देन माइनस 8/5 और k इज लेस देन 8/5, क्योंकि 8/5 से कहां आए हैं हम, लेफ्ट में। अब इसी में मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं कि यदि मुझे आंसर देना होता d ग्रेटर देन 0 का, यानी इस सवाल में ऐसा लिखा होता कि हैज रियल रूट्स, यदि यहां लिख दिया होता मैंने कि हैज रियल रूट्स, तो उस केस में देखिए आपको क्या लेना होता। आप अच्छी तरह से समझते हैं कि ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रीजन। अब आप ढूंढिए पॉजिटिव कहां है, माइनस 8/5 के तो लेफ्ट में है और प्लस 8/5 के राइट में, यानी साइन जस्ट चेंज हो जाएंगे। तो उस केस में आंसर होता k लेस देन माइनस 8/5 और k ग्रेटर देन प्लस 8/5। बहुत ध्यान से समझना है आपको, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अभी जो क्वेश्चन दिया गया है आपकी बुक में उसका आंसर ये वाला होगा कि k इज ग्रेटर देन माइनस 8/5 और k इज लेस देन प्लस 8/5। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, तो ये आप क्वेश्चन इसके कर लेंगे सारे एक्सरसाइज 3.5 के। अब हम आपके सामने आज से नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इसी में चैप्टर वही चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल। लास्ट एक्सरसाइज रहती है मेरे पास 3.6, लेकिन 3.6 पर मूव करने से पहले हम उसकी जो टॉपिक की हेडिंग है उसको हम समझेंगे, उसकी थ्योरी को समझेंगे, देन हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसको आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए एक्सरसाइज 3.6
पढ़ने से पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं। टॉपिक है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। समझें, एलसीएम फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और किसके लिए निकालने हैं? केवल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। यह हमारा कंप्लीट हेडिंग हो गया कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज 3.6 जो पूरी है वो आपकी इसी पर बेस्ड है। देखिए, जब हम एल्जेब्रिक पर मूव करते हैं उससे पहले हम बेसिक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि देखो जब तक आप लोगों को यही पता नहीं होगा कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं छोटे छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। पहले बात करता हूं मैं एलसीएम के बारे में। फुल फॉर्म मैंने लिख दी है आपके सामने, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझें, हिंदी में कहते हैं इसको लघुत्तम समापवर्त्य, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लसैप, और हिंदी में बोलते हैं इसको लघुत्तम समापवर्त्य। देखिए, पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर दे रखे हैं, नंबर हैं 4 और 10, दो नंबर है मेरे पास। मुझे इसका एलसीएम निकालना है। पहले तो आप ये समझें कि डेफिनेशन क्या होती है एलसीएम की। पहले मैं बोल रहा हूं, फिर मैं आपको लिख के भी बताऊंगा। देखिए, एलसीएम वह लीस्ट नंबर होता है, ध्यान से सुनना, नाम में ही लीस्ट आ रहा है तो लीस्ट नंबर होता है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का या दिए गए नंबरों का कंप्लीटली डिवाइड उसमें हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दिया 4 और 10, यदि आप इसके फैक्टर करेंगे 4 के तो ये होंगे 2 × 2, और 10 के करेंगे तो 2 × 5 होंगे। एलसीएम जो होगा इसका कैसे निकालते हैं अभी बताएंगे। अभी तो बस आपको मैं पहले आंसर से डेफिनेशन बता रहा हूं। इसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आप देखिए क्या है कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है, यानी एलसीएम इज ए लीस्ट नंबर सच दैट, कैसा है कि जिसमें इन विच जो भी नंबर दिए गए हैं उनसे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। आप देखिए 4 और 10 का एलसीएम कितना आया, 20 आया, तो 4 का डिवाइड भी 20 में कंप्लीटली हो जाएगा और 10 का डिवाइड भी 20 में कंप्लीटली हो जाएगा। तो आज के बाद आपको डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको बस यही बात ध्यान रखनी है कि एलसीएम ऐसा लीस्ट पॉजिटिव नंबर है या लीस्ट नंबर है जिसमें दिए गए नंबरों का कंप्लीटली डिवीजन हो जाता है। अब हम एचसीएफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन जनरली पूछी नहीं जाती है, बस मैंने आपको समझाई है। यही लिख देता हूं मैं एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं इसको मैसेपे, यानी महत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्ती। अभी केवल मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं ये जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब समझेंगे। सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए यहां पर 4 और 10, 4 के फैक्टर हो गए 2 × 2, 10 के हो गए 2 × 5। देखिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ या मसअप जब भी हम निकालते हैं, हम जनरली इसमें से कॉमन वैल्यू ढूंढते हैं, यानी सबके पास क्या है ये आपको देखना। आप देखिए कॉमन फैक्टर कौन सा है, इसमें कॉमन फैक्टर 2 है, तो इसलिए इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन सुनिए, देखो डेफिनेशन में थोड़ा वर्ड का अंतर है। एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है कि एचसीएफ इज अ ग्रेटेस्ट नंबर, यानी एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है सच दैट
जिसका भाग, ध्यान से सुन लेना, पहले नंबर से डिवाइड कर रहे थे किसमें, एलसीएम में, अब एचसीएफ से डिवाइड करेंगे दिए गए नंबर में, बस इतना सा फर्क है। तो अब हम क्या कहेंगे कि एचसीएफ ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर होता है जिसका डिवीजन दिए गए नंबर में कंप्लीटली हो जाता है। एग्जांपल देखिए 4 और 10, एचसीएफ क्या आया 2 का डिवाइड करोगे 4 और 10 में कंप्लीटली हो जाएगा। तो देखिए हमने आपको एलसीएम भी समझाया और आपको एचसीएफ भी समझाया। एक छोटी सी बात मैं आपको और बताऊंगा कि प्राचीन जमाने में, यानी प्राचीन ज्यादा प्राचीन नहीं, 4, 5, 6, 7 साल पहले इनके नाम कुछ ऐसे चलते थे, इसको हम एलसीडी बोलते थे और इसको हम जीसीडी बोलते थे। तो इसका फैशन अब चला गया है, नाम अब इसका बदल दिया गया है। फुल फॉर्म बता देता हूं, एलसीडी की फुल फॉर्म होती थी लीस्ट कॉमन डिवाइजर, लिख देता हूं मैं, ये प्राचीन नाम था इसका, अब बदलकर इसको एलसीएम कर दिया गया है, लीस्ट कॉमन डिवाइजर। और जीसीडी का जो पूरा नाम होता था वो होता था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो अब इस नाम से क्वेश्चन कभी नहीं आते, केवल एलसीएम और एचसीएफ से ही आते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एलसीडी का मतलब एलसीएम होता है और जीसीडी का मतलब एचसीएफ होता है। अब एक छोटा सा रिजल्ट हम निकाल रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप 4 और 10 को मल्टीप्लाई कराइए, क्या आता है 4 × 10 40, 40 आ गया। अब एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कराएं, 20 × 2 कितना आ गया, ये भी 40, 40 आ गया। यानी यदि हमें 2 नंबर दिए गए हों तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है कि 2 नंबर यदि दिए हैं तो उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो भी 2 नंबर आपको गिवन है या 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स के बराबर। एक और खास बात, यह जो फॉर्मूला है केवल और केवल 2 नंबरों के लिए ही लागू होता है। यदि 3 नंबर आ गए और आप इस फॉर्मूले को लगाओगे तो यह फॉर्मूला कभी भी लागू नहीं होगा। यानी ये फॉर्मूला केवल किसके लिए अप्लाई होता है, ओनली फॉर 2 नंबर। तो आज के बाद हमेशा ध्यान दें कि यदि हमें 2 नंबर गिवन है तो हम उसका एलसीएम निकाल लिया, हमने उसका एचसीएफ निकाल लिया, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होगा। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे आप कभी भी कंपटीशन एग्जाम देंगे उसमें एलसीएम और एचसीएफ का सवाल जरूर आता है। तो आप दोबारा से सुन लें एक बार। पहले हमने बात की एलसीएम के बारे में, डेफिनेशन दोबारा बोल देता हूं। नाम है इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, शॉर्ट में बोलते हैं लेसेपे। क्या मतलब होता है, जैसे 4 और 10 लिया तो एलसीएम वह छोटे से छोटा नंबर है। देखो अब आप यूं कहोगे सर आंसर तो बड़े से बड़ा आ रहा है, तो आपको आंसर पर ध्यान नहीं देना, आपको डेफिनेशन पर ध्यान देना है, क्योंकि इसके आंसर हमेशा उल्टे ही आते हैं। जैसे कि मैंने एचसीएफ बताया, एचसीएफ सुनने में हाईएस्ट है लेकिन आंसर हमेशा छोटा आएगा। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, आपको केवल वर्ड पर ध्यान देना है। दोबारा सुनेंगे, एलसीएम का मतलब होता है कि एलसीएम वह छोटे से छोटा नंबर है जिसमें दिए गए नंबरों का डिवाइड कंप्लीटली हो जाता है। तो आप देखिए 20 में 4 से भी डिवाइड हो गया, 10 से भी डिवाइड हो गया। जबकि एचसीएफ में क्या कहेंगे कि एचसीएफ इज ए ग्रेटेस्ट नंबर, एचसीएफ वह बड़े से बड़ा नंबर है जिसका, यहां तो जिसमें लिखा मैंने और यहां जिसका लिखा, यानी यहां इसका डिवाइड किस में चला जाएगा, दिए गए नंबर में। यानी 2 का डिवाइड 4 में हो जाएगा और 2 का डिवाइड 10 में हो जाएगा। और देसी भाषा में समझें तो जो चीज कॉमन होती है वही हमारा एचसीएफ होता है। कई बार बच्चे इस बात की बहस करते हैं कि सर मान लो यदि कोई चीज कॉमन ही नहीं है तो क्या करोगे। हमेशा ध्यान दें, यदि कोई चीज कॉमन नहीं आए, अरे तो लाला 1 तो कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 उसका आंसर हो जाएगा। तो ये बात आप हमेशा ध्यान दें कि यदि कुछ भी कॉमन नहीं आता है, मैं लिख देता हूं कि यदि कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो उस केस में जो एचसीएफ है वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का जो प्रोडक्ट है उसमें 1 तो कहीं ना कहीं होगा। इसके जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज हमारी एक बच रही है 3.6, उसके जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इसको जो नोट्स में आपको मिलेंगे इसके साथ अबाउट डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जरूर देखें। किसी भी प्रकार का यदि आपको कोई डाउट है तो आप पर्सनल नंबर आपको दिए गए हैं उस पर आप जरूर पूछ सकते हैं।
यदि आपने अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।